साल 2002, मुंबई की एक भरी दोपहर। दलाल स्ट्रीट पर सन्नाटा था, लेकिन राकेश जी के ऑफिस में फोन की घंटी ने उस शांति को तोड़ दिया। दूसरी तरफ एक ब्रोकर था जिसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। राकेश भाई, मॉर्गन स्टैनली पैनिक में है। वो टाइटन के 90 लाख शेयर्स का ब्लॉक बेचने वाले हैं। अगर आप सिर्फ 5 लाख शेयर उठा लें तो मैं आपको मार्केट रेट से नीचे सिर्फ 32 रुपए में दिला दूंगा। उस वक्त पूरा बाजार टाइटन से दूर भाग रहा था। कंपनी घाटे में थी, मैनेजमेंट पर सवाल थे, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने सिगार का एक लंबा कश खींचा और बिना पलक झपकाए बोले, सौदा पक्का करो, पूरा माल उठा लो। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉल नहीं थी, ये उस साम्राज्य की नींव थी जिसे आज हम 45,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो कहते हैं। 1992 में हर्षद मेहता ने जिस बिग बुल के ताज को छुआ था, उस ताज को अगले 30 सालों तक अपनी मुट्ठी में रखने वाला ये इकलौता शख्स था। एक ऐसा इंसान जिसने तब भारत पर दांव लगाया जब दुनिया भारत को गरीब समझती थी। आज हम 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ रुपए के उस सफर की रग रग को समझेंगे जिसने राकेश झुनझुनवाला जी को भारत का वॉरेन बफेट बना दिया। चलिए शुरू करते हैं द बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की ये अनसुनी दास्तान। राकेश जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ। उनका परिवार राजस्थान के झुंझुनू से था और इसी जुड़ाव की वजह से उनके नाम के पीछे झुनझुनवाला लगा। उनके पिता राधेश्याम झुनझुनवाला जी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अक्सर शाम को घर पर उनके दोस्त आते और चर्चा होती स्टॉक मार्केट की। 15 साल के राकेश जी रोज छुपकर ये सब बातें सुनते थे। एक दिन उन्होंने पिता से पूछा, पापा, ये शेयर्स के भाव रोज क्यों ऊपर नीचे होते हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, अखबार पढ़ो, खबर और शेयर की कीमत का रिश्ता समझो, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आएगा। यही वो पल था जब राकेश जी के दिमाग में पहली बार स्टॉक मार्केट का बीज बोया गया। लेकिन पिता ने एक शर्त रखी, पहले पढ़ाई पूरी करो। राकेश जी ने सिडेनम कॉलेज से बीकॉम किया और 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। पिता चाहते थे कि बेटा एक स्थिर नौकरी करे, लेकिन राकेश जी का दिल तो दलाल स्ट्रीट में धड़कता था। जब उन्होंने पिता से मार्केट में उतरने की इच्छा जाहिर की और कुछ पैसे मांगे तो पिता ने साफ मना कर दिया, मुझसे पैसे मत मांगना और किसी दोस्त से भी उधार मत लेना। राकेश जी ने अपनी जेब टटोली तो उनके पास अपनी सेविंग्स के सिर्फ 5,000 रुपए थे, पर उन पर मार्केट में उतरने का एक बहुत बड़ा जुनून सवार था। साल 1985, सिर्फ 5,000 रुपए लेकर उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 के आसपास था। उन्होंने शुरुआत में कुछ छोटे छोटे ट्रेड लिए जिससे वो बाजार की चाल को समझने लगे। इसी दौरान उनके बड़े भाई, जो खुद एक सीए थे, वो राकेश जी के पास एक अमीर महिला को लेकर आए। वो महिला अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहती थी। उस दौर में बैंक्स एफडी पर 12 से 13% का ब्याज देते थे, लेकिन राकेश जी ने उस महिला को 18% ब्याज देने का वादा किया और उनसे 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले ली। इसके बाद कुछ और क्लाइंट्स के जरिए उन्होंने कुल 10 लाख रुपए का फंड जमा किया और फिर आया साल 1986। राकेश जी ने अपना पहला बड़ा दांव खेला टाटा टी के शेयर पर। उन्होंने 43 रुपए के भाव पर 5,000 शेयर खरीदे। सिर्फ 3 महीने के अंदर टाटा टी का भाव 143 रुपए तक पहुंच गया। मुनाफा सीधा 5 लाख रुपए। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। साल 1989 में भारत की माइनिंग कंपनी सेसा गोवा, जिसे आज हम वेदांता के नाम से जानते हैं, उसे ग्लोबल क्राइसिस की वजह से भारी नुकसान हो रहा था। शेयर का दाम गिरकर सिर्फ 28 रुपए रह गया था। राकेश जी ने अपनी अब तक की सारी जमा पूंजी और कुछ पैसा उधार लेकर पूरे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और ये पूरी रकम उन्होंने सेसा गोवा के शेयर्स पर दांव पर लगा दी। जरा सोचिए, उस दौर में एक मिडिल क्लास लड़के के लिए 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम थी। लेकिन राकेश जी को अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा था। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और खतरनाक रिस्क था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये शेयर रॉकेट बना और 2,200 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। सेसा गोवा के शेयर्स ने राकेश जी को करोड़पति बना दिया। जिस लड़के की जेब में कभी सिर्फ 5,000 रुपए थे, उसने उस साल पहली बार 20 लाख रुपए का इनकम टैक्स भरा। इसी दौर के बीच राकेश जी की जिंदगी का एक बहुत ही भावुक और मशहूर किस्सा जुड़ा है। साल 1987 में उनकी शादी रेखा जी से हुई। रेखा जी एक अमीर परिवार से थीं, जहां एसी और कार जैसी सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन शादी के बाद राकेश जी के घर में उस वक्त एसी नहीं था। रेखा जी अक्सर एसी की मांग करती थीं।
पर राकेश जी उस वक्त बाजार में पैसा लगा रहे थे और अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे। फिर आया साल 1990। तब वीपी सिंह जी की सरकार थी। दिल्ली की गलियारों में हलचल थी क्योंकि वित्त मंत्री मधु दंडवते जी बजट पेश करने वाले थे। बाजार डरा हुआ था, सबको लगा बजट बिजनेस विरोधी होगा, लेकिन राकेश जी का मानना था कि वीपी सिंह की सरकार ऐसा नहीं करेगी। राकेश जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिन ट्रेडिंग की और चमत्कार हुआ। उस एक रात में उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो गई। अगली सुबह उन्होंने रेखा जी को एक शानदार एसी गिफ्ट किया और एक बड़ी बात कही, शौक हमेशा इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से पूरे करने चाहिए, अपनी मूल पूंजी से नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राकेश जी को इतना बड़ा दांव खेलने का हौसला कहां से मिला। दरअसल दलाल स्ट्रीट में उनकी मुलाकात 2 ऐसे दिग्गजों से हुई जिन्होंने उनकी सोच बदल दी। पहले थे राधा किशन दमानी जी, जो आज डी मार्ट के मालिक हैं। राकेश जी उन्हें अपना गुरु और बड़ा भाई मानते थे। और दूसरे थे मनु मनेक, जिन्हें बाजार में ब्लैक कोबरा कहा जाता था। मनु मनेक एक मशहूर बियर यानी शॉर्ट सेलर थे, जो मार्केट गिरने पर पैसा कमाते थे। राकेश जी भी कुछ समय के लिए मनु मनेक के ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन 1991 में जब हर्षद मेहता ने अपना बुल रन शुरू किया तो मार्केट को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि बियर कार्टेल को भारी नुकसान हुआ। राकेश जी और दमानी जी को भी उस वक्त काफी लॉस झेलना पड़ा। लेकिन जैसे ही साल 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम दुनिया के सामने आया, पूरा मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जहां दुनिया रो रही थी, वहां राकेश जी ने इस गिरावट का फायदा उठाया और जमकर शॉर्ट सेलिंग की। उस वक्त उन्होंने करीब 30 से 35 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन यहीं से उनकी सोच बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि शॉर्ट सेलिंग थोड़े समय का खेल है, भारत का असली भविष्य तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में छुपा है। साल 1992, हर्षद मेहता स्कैम की उथल पुथल और मनु मनेक के बियर कार्टेल से अलग होने के बाद राकेश जी ने अपनी एक नई पहचान बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नींव रखी, जिसे नाम दिया गया रेयर एंटरप्राइजेस। इस नाम के पीछे एक बहुत ही प्यारा और निजी राज छुपा था। रेयर शब्द दरअसल राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा जी के नामों पर रखा गया था। आरी का मतलब था रेखा और आरे का मतलब था राकेश। ये कंपनी सिर्फ एक कागजी फर्म नहीं थी, बल्कि राकेश जी के साम्राज्य का वो नर्व सेंटर था, जहां से वे भारतीय कंपनियों की तकदीर और अपनी किस्मत का फैसला करते थे। ये वो दौर था जहां से राकेश जी ने एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर की छवि को पीछे छोड़कर एक मैच्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। साल 1994 में अमेरिकी दिग्गज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत का पहला विदेशी म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। लोगों को लगा कि अब विदेशी कंपनियां ही हमारे बाजार को चलाएंगी, लेकिन तभी मंदी आई और मॉर्गन स्टैनली भारत से अपना पैसा निकालने लगा। यही वो मौका था जब राकेश जी ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा था, विदेशी क्या जानते हैं, भारत एक सोता हुआ शेर है जो अब जाग चुका है। जब सब डर के मारे बेच रहे थे, राकेश जी ने जमकर खरीदारी की और साबित किया कि एक हिंदुस्तानी इन्वेस्टर को अपने देश पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब बात करते हैं उस फोन कॉल के सौदे की, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। साल 2002, टाइटन का वो 32 रुपए वाला सौदा। उस वक्त ये एक सुसाइड मिशन जैसा लग रहा था, क्योंकि टाइटन कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी। दरअसल मॉर्गन स्टैनली जैसा दिग्गज इन्वेस्टर टाइटन से अपना पल्ला झाड़ना चाहता था। उन्हें लगता था कि कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस यानी तनिष्क कभी मुनाफा नहीं कमा पाएगा। घड़ी का कारोबार भी सुस्त पड़ चुका था और मॉर्गन स्टैनली को डर था कि कहीं उनका सारा पैसा डूब न जाए। इसीलिए वे अपनी पूरी होल्डिंग बेचकर बाजार से भागना चाहते थे। लेकिन राकेश जी ने सिर्फ चार्ट्स नहीं देखे, उन्होंने टाइटन के एमडी भास्कर भट्ट जी से मुलाकात की और कंपनी की असली ताकत समझी। उन्होंने टाटा ब्रांड की ट्रस्ट वैल्यू और भारत के मिडिल क्लास के बढ़ते शौक को पहचाना। उन्हें पूरा यकीन था कि जो तनिष्क आज घाटे में है, वही कल भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी चेन बनेगा। राकेश जी ने टाइटन के 5 लाख शेयर लिए और उसके बाद भी नहीं रुके। वो लगातार खरीदारी करते गए और एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास टाइटन के 6 करोड़ शेयर थे। अब यहाँ वो गुत्थी सुलझाते हैं जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने टाइटन 3 रुपए में खरीदा, जबकि हकीकत में उनकी खरीद 32 से 35 रुपए की थी। दरअसल साल 2011 में जब शेयर स्प्लिट हुआ तो उनका एक शेयर 10 हिस्सों में बांट गया, जिससे उनकी 30 रुपए वाली खरीद कागजों पर सिर्फ 3 रुपए रह गई। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू।
उन्होंने 20 साल तक उन शेयर्स को अपनी तिजोरी में दबाए रखा। आज उनकी फैमिली के पास टाइटन के 5% से भी ज्यादा शेयर्स हैं, जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है। राकेश जी अक्सर कहते थे, बाजार में पैसा दिमाग से नहीं बल्कि दिल और जिगर से बनता है। बाजार का असली खिलाड़ी वो है जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान में भी अपनी रिसर्च पर डटे रहे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राकेश जी कोई भगवान नहीं थे कि उनके छूते ही हर चीज सोना बन जाए। उन्होंने भी जिंदगी में बड़े घाटे सहे हैं। साल 2019 में DHFL में उन्हें करीब 178 करोड़ रुपए से 221 करोड़ रुपए तक का भारी नुकसान हुआ, जब वो कंपनी घोटाले और कर्ज के संकट में फंस गई। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की कंपनी मंडाना रिटेल, जिसे आज हम बीइंग ह्यूमन के नाम से जानते हैं, उसमें भी राकेश जी को भारी लॉस उठाना पड़ा। उनके कुछ और निवेश जैसे DB रियलिटी और कई छोटी कंपनियों ने भी उन्हें निराश किया। लेकिन उनकी खूबी यही थी कि वो अपनी गलती तुरंत मानते थे और उससे सीखकर आगे बढ़ जाते थे। इन घाटों के बावजूद राकेश जी का पोर्टफोलियो हमेशा चर्चा में रहता था। वे केवल टाइटन के भरोसे नहीं बैठे थे, उन्होंने बाजार के हर सेक्टर में अपनी पारखी नजर दौड़ाई थी। क्रिसिल, ल्यूपेन, ऑरोबिंदो फार्मा, प्राज इंडस्ट्रीज और वोल्टास जैसी दर्जनों मजबूत कंपनियों में उन्होंने बड़े निवेश किए थे। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, ऐसी कंपनियों को ढूंढना जिनकी कीमत आज बाजार की नजर में भले ही कम हो, लेकिन जिनका भविष्य सीधे भारत की तरक्की से जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने ल्यूपेन में उस वक्त निवेश किया जब भारत का फार्मा सेक्टर दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था। राकेश जी अक्सर अपनी बेबाक भाषा में एक मिसाल देते थे कि अगर कोई लड़की सुंदर है तो रिश्ता मांगने वाले खुद ब खुद आ जाएंगे। यानी अगर कंपनी का बिजनेस और मैनेजमेंट मजबूत है तो आज नहीं तो कल बाजार उसकी असली कीमत पहचान ही लेगा। वे केवल शेयर्स नहीं खरीदते थे, वे भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा खरीदते थे। परेशानियां सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं थीं। साल 2021 में राकेश जी के बेदाग करियर पर एक विवादित आरोप की छाया भी पड़ी। एपटेक शेयरों के मामले में उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे। सेबी ने आरोप लगाया कि राकेश जी और उनके करीबियों ने ऐसी जानकारी के आधार पर ट्रेड किया जो आम जनता के पास नहीं थी। लेकिन राकेश जी ने कानूनी लंबी लड़ाई लड़ने के बजाय सेबी के साथ करीब 37 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया। उन्होंने ये रकम बिना अपना जुर्म स्वीकार किए कानूनी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए भरी थी। उस समय पूरे मार्केट में ये चर्चा का विषय रहा, लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा बड़े स्कैम से दूर रहे और अपनी पहचान एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में ही बनाए रखी। अपने आखिरी समय में गिरती सेहत और डायलिसिस पर होने के बावजूद राकेश जी का हौसला कम नहीं हुआ। साल 2021 में उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे भावुक रिस्क लिया, अकासा एयर को शुरू करने का। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया कि एयरलाइन में तो बड़े बड़ों का पैसा डूब जाता है, लेकिन राकेश जी ने निडर होकर कहा, मैं चाहता हूं कि भारत का आम आदमी भी सस्ते में हवाई यात्रा का सपना पूरा कर सके। किस्मत देखिए, उनकी मौत से ठीक एक हफ्ते पहले 7 अगस्त 2022 को अकासा एयर की पहली फ्लाइट ने आसमान में उड़ान भरी और 14 अगस्त 2022 दलाल स्ट्रीट का शेर हमेशा के लिए खामोश हो गया। किडनी की बीमारी ने भारत का सबसे बड़ा बुल हमसे छीन लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि बाय राइट सिट टाइट। उन्होंने साबित किया कि अगर आपको खुद पर और अपने देश पर भरोसा है तो 5,000 रुपए भी 45,000 करोड़ रुपए बन सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी चले गए, लेकिन हर गिरते मार्केट में जब कोई हिम्मत हारता है तो उनकी आवाज गूंजती है, मार्केट इज सुप्रीम, बाजार सबसे ऊपर है। अगर आपको द बिग बुल की ये प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने पैसों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।